जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो लुसेंट के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाओं के बारे में। ये शुरू होता है 1885 में। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है, उसके बाद से धीरे धीरे देश का माहौल बदलना शुरू होता है और जगह जगह पे बहुत सारे घटनाएं प्रारंभ हो जाती हैं, बहुत सारे आंदोलन शुरू हो जाते हैं। उन्हीं सारे आंदोलन घटनाओं को क्रमवार तरीके से डेट वाइज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो हमारा टॉपिक है भारत राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। हम शुरू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा मुंबई में की जाती है। मुंबई में A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। ओके, उसके बाद बात करें तो बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन को ही एक तरह से स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ था? तो ये 1905 में। जैसे ही बंगाल का विभाजन होता है, बंगाल का विभाजन आप सभी को पता होगा 1905 में हुआ था। और जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ, उसके विरोध में भारत में जगह जगह पे स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया। ओके, तो ये आंदोलन को ही बंग भंग आंदोलन के नाम से जाना गया था। तो बंगाल के विभाजन के विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था। ओके, कब? तो 1905 में। फिर बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुआ था। और ये स्थापना किसने किया था मुस्लिम लीग का? तो वो थे आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां। कहाँ पे किए थे? तो ये ढाका में। उस समय बांग्लादेश एक अलग देश नहीं हुआ करता था, वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। ढाका ढाका आज के डेट में बांग्लादेश की राजधानी है, लेकिन उस समय वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो ढाका में ही मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में विभाजित होता है, गरम दल और नरम दल। ठीक है, तो उसी को सूरत विभाजन या कांग्रेस का विभाजन के नाम से जाना गया था। तो ये कब हुआ था? 1907 में। नरम एवं गरम दल में विभाजित कब? तो सूरत फूट। इसको सूरत अधिवेशन में हालांकि हुआ था, इसलिए इसे सूरत फूट के नाम से भी जाना गया। फिर बात करें होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1916 में। ये दो व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग जगहों पे शुरू किया गया। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन को मुंबई में शुरू किया गया। और वहीं एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन को मद्रास में शुरू किया गया था। लेकिन दोनों के द्वारा 1916 में ही होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। ओके, तो ये क्वेश्चन अक्सर बनता है कि होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये एनी बेसेंट का नाम अक्सर वहां देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं लखनऊ पैक्ट की। लखनऊ पैक्ट 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जहां पे हालांकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। दोनों एक हो जाते हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं देश को आजाद करने के लिए। वहीं जो 1907 में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था, वो दोनों भी एक हो जाते हैं। ओके, तो उसी को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया था। ये कब हुआ था? तो दिसंबर 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था और दोनों एक हो गए थे। हालांकि दोनों के बीच बहुत सारे विचारों को लेकर मतभेद हुआ करता था अक्सर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। तो उन विचारों को सुलझाया गया और दोनों एक साथ आजादी के राह पे चल पड़े थे। और वहीं जो कांग्रेस का गरम दल और नरम दल का भी एक तरह से कैचअप हुआ था यहाँ पे। तो दोनों घटनाएं घटी थी यहाँ पे लखनऊ अधिवेशन में, इसलिए लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया और ये बहुत ही फेमस डेट है। उसके बाद बात करें रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी में एक कानून लाया गया था भारत में, जिसको काला कानून कहा गया। काला कानून, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून। बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून इसे कहा गया था। इसके तहत क्या होता था
कि किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे बंद कर दिया जाता था, जेल वगैरह में या कहीं नजरबंद कर दिया जाता था। उसके विरुद्ध वो व्यक्ति ना ही वकील से मिल सकता था, ना ही कोई अपील दे सकता था, ना मतलब गवाह दे सकता था। मतलब ये पूर्णतः एक काला कानून था, काला कानून। आज भी हमारे यहाँ ये लागू है, ठीक है। मीसा एक्ट, बहुत सारे एक्ट के तहत ये हमारे यहाँ प्रचलित है भारत में, लेकिन आज इसको काला कानून नहीं कहा जाता है, हालांकि उस समय इसको काला कानून कहा गया, ठीक है। तो रोलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 को, जिसे काला कानून कहा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये घटना कब घटी थी? तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटी थी। ओके, उस समय जो कांग्रेस की सेना का अंग्रेजों की सेना का सेनापति जो हुआ करता था, उसका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर, उसके द्वारा अमृतसर में जलियांवाला बाग में निहत्थे हजारों व्यक्ति के ऊपर गोली चलवा दिया जाता है। वहां पे जितने भी मौजूद व्यक्ति थे वो किसी के टांग टूट गए, कोई मर गया, मतलब सब लगभग अधिकतम लोग वहां पे मारे गए थे। इस पे एक मूवी भी बनी है, मूवी भी इस पे बनी हुई है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पे, जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटा था। किसके नेतृत्व में? तो जनरल डायर के द्वारा निहत्थों पे गोलियां चलवाई गई थी। खिलाफत आंदोलन, 1919 ईस्वी में होता है। शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। ओके, अब बात करें तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो आया था, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी की जांच के लिए एक हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। और वो हंटर आयोग अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, यानी उसका रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? तो 28 मई 1920 को। 1920 याद रखिएगा, 1919 ईस्वी में एक तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और 1920 में ही, 1919 के लास्ट में ही एक तरह से ये हंटर कमेटी या हंटर आयोग का गठन हो गया था। और अंततः 1920 में वो उसका एक तरह से जांच पड़ताल हुआ, फिर उसने अपना रिपोर्ट सौंपा, वो सार्वजनिक हुआ। उसी को हंटर कमेटी का रिपोर्ट प्रकाशित के तहत जाना गया था। ये किससे संबंधित था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित। अब बात करते हैं कांग्रेस अधिवेशन का नागपुर। कांग्रेस अधिवेशन का कांग्रेस का यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था। ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? तो यहीं से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन सभी को पता है कि 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था, लेकिन उसका प्रस्ताव पारित कब हुआ था? तो यही कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन में ही वो प्रस्ताव पारित हुआ था और गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया था। चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन स्थगित होने का मुख्य कारण था चौरी चौरा कांड। 1922 में चौरी चौरा एक पुलिस थाना हुआ करता था, वहां पे बहुत लगभग 21 पुलिस कर्मियों को जो असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले लोग थे, उनके द्वारा जला दिया जाता है, यानी पूरे थाना को जला दिया जाता है, जिसमें 21 पुलिसकर्मी मार दिए जाते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। तो ये घटना कब घटी थी? चौरी चौरा कांड वाला, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। कहाँ पे? तो गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है गोरखपुर, वहीं पे ये घटना घटी थी। फिर बात करते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में सचिंद्र सान्याल के द्वारा किया गया था। ओके, अब एक और आएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, 1928 ईस्वी में ये भगत सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और यहीं पे अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, जिसके चलते वो एग्जाम में गलत करके चले जाते हैं। अब बात करते हैं साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो ये 1927 में हुआ था। नियुक्ति कहिए या गठन कहिए, साइमन कमीशन का गठन हुआ था
1927 में। इसी को नियुक्ति का भी रूप दे सकते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी। और वही साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो भारत आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे और ये सातों के साथ अंग्रेज ही थे, कोई इसमें भारतीय नहीं था। इसीलिए इसका विरोध किया गया, साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। जैसे ही साइमन कमीशन भारत आया उसके बाद लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध होता है इसका, और उसी दौरान लाला लाजपत राय पे लाठियां बरसाई जाती हैं और उन लाठियों की चोट से वो घायल हो जाते हैं और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, अब बात करें नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब आया था? तो अगस्त 1928 में। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में आया था और ये पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। ओके, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो अक्टूबर 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा गुजरात में ये बारदोली सत्याग्रह किया गया था। ये सब के सब डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से ईयर याद ही होना चाहिए आप लोग को। हर एक जितने भी घटनाएं या आंदोलन है उसका ईयर हर हाल में याद होना चाहिए। यहाँ से अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? तो ये इसी दिन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वराज की बात करें तो इसी में मांग की गई थी। ये कब हुआ था? तो दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था और वहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नमक सत्याग्रह की बात करें तो नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को, जो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। ओके, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हालांकि जैसे ही महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून तोड़ा जाता है, नमक बना के नमक कानून तोड़ा जाता है, वहीं प्रारंभ हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ये 6 अप्रैल 1930 ईस्वी हालांकि नमक सत्याग्रह का अंतिम दिन होता है और उसी दिन शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे, एक दूसरे से संबंधित थे। तो नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? तो साबरमती आश्रम से डांडी के लिए, डांडी तक पैदल मार्च किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। ओके, अब बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ओके, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ना ही महात्मा गांधी ने भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था और इस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। स्थगित करने का एक तरह से घोषणा कर दिया जाता है। ओके, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। ओके, पूना पैठ की बात करें तो ये हुआ था 1932 ईस्वी में यरवदा सेंट्रल जेल में। उसमें महात्मा गांधी यरवदा सेंट्रल जेल में बंद थे। वहां पे अंबेडकर जी जाते हैं और अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच ये समझौता होता है, पूना समझौता होता है। ठीक है, कब? 1932 ईस्वी में गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता था। ओके, तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये 1932 में हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने मात्र एक सम्मेलन में भाग लिया था, 1931 वाले में। गांधी जी को कांग्रेस का प्रतिनिधि बना के वहां पे भेजा गया था। ओके, अब बात करते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में होता है। मई 1934 में होता है, जिस पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और SM जोशी के द्वारा किया जाता है, जिसमें जयप्रकाश नारायण का नाम कई बार आ चुका है एग्जाम में, ये देखने को मिलता है।
अब बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। अब बात करें पाकिस्तान की मांग। ये क्वेश्चन बना ही बना, कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि पाकिस्तान की पहली बार मांग कब हुई थी। तो पाकिस्तान की पहली बार मांग 1940 ईस्वी में हुआ था। ओके, पाकिस्तान का पहली बार मांग। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, जैसे कांग्रेस का हर साल कहीं ना कहीं बैठकें होती थी यानी अधिवेशन हुआ करती थी, वैसे ही मुस्लिम लीग का 1 साल 2 साल पे कहीं ना कहीं अधिवेशन हुआ करता था। तो 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है। उसी अधिवेशन में पहली बार मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी। ओके, पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी कब? 24 मार्च 1940 ईस्वी को। इसका डेट याद रखिएगा और ईयर याद रखिएगा, ईयर ही पूछता है, 1940 ईस्वी को। अब बात करें अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब भारतीयों के लिए एक ऑफर था, उस समय ऑफर माना गया था, ठीक है, ऑफर दिया गया था लिनलिथगो के द्वारा, उसी को अगस्त प्रस्ताव कहा गया था। ये अक्सर इसका मेन मकसद था, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय अंग्रेजों का साथ दे, उसी के लिए लिनलिथगो के द्वारा हालांकि अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। और सेम उसी का अपडेटेड वर्जन था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव भी एक तरह से, क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा वैसे ही भारत को आजाद कर दिया जाएगा, एक तरह से गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया जाएगा, ये अंग्रेजों का कहना था। उसके लिए वो क्या चाहते थे कि भारतीय और भारत के लोग अंग्रेज का पूर्णतः समर्थन करें द्वितीय विश्व युद्ध में। इसी को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्रिप्स मिशन को, क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो बात करें क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था, तो मार्च 1942 ईस्वी में किसके द्वारा लाया गया था? स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा, स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा। अब बात करते हैं भारत छोड़ो प्रस्ताव। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब आया था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया था 1942 में, उसी को भारत छोड़ो प्रस्ताव कहा गया था। ये कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को, ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। अब बात करते हैं शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 ईस्वी को होता है। ये राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन रहता है। ओके, राजनीतिक दलों का ये एक सम्मेलन रहता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री एंटनी की घोषणा। प्रधानमंत्री एटनी की घोषणा। एटनी कौन था? तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एटनी हुआ करता था। तो एटनी उस समय भारत को आजाद करने के, आजादी का एक घोषणा पत्र तैयार करता है, पेश करता है वहां के संसद में। ठीक है, भारतीयों को एक तरह से आश्वासन दिया गया था, उसी को प्रधानमंत्री एटनी की घोषणा कहा गया था, जो 15 मार्च 1946 को ये वाला एक तरह से घोषणा पत्र तैयार किया गया था। भारत को स्वतंत्र करने का इसमें आश्वासन दिया गया था। कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब होता है? तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन का भारत आगमन होता है। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया था। ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था। अब बात करते हैं अंतरिम सरकार की स्थापना। आजादी से पहले, भारत जब आजाद नहीं हुआ था उससे पहले भी भारत में एक सरकार का, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ये डेट कभी कभी पूछ देता है। तो ये अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नेहरू जी को बनाया गया था। प्रधानमंत्री नेहरू जी को बनाया गया था। अब बात करते हैं माउंटबेटन योजना की। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी में आया था और इस माउंटबेटन योजना में ही भारत को आजाद करने की बात की गई थी। भारत सहित पाकिस्तान को अलग देश बनाने की घोषणा की गई थी। ऐसे ऐसे बहुत सारी घोषणाएं
इसमें थी। ओके, तो माउंटबेटन योजना कब आया था? तो 3 जून 1947 ईस्वी को, जिसमें भारत विभाजन योजना भी शामिल था। भारत विभाजन योजना यानी भारत 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, एक पाकिस्तान और एक भारत के रूप में। धर्म के आधार पर ही हालांकि पाकिस्तान अलग हुआ था, इसी के अनुसार, माउंटबेटन योजना के अनुसार। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की प्राप्ति। स्वतंत्रता की प्राप्ति सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को होती है। उसी समय भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत को आजाद कर दिया गया। फिर भारतीय गणराज्य कब बना था? भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। उसके तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित कर मतलब बनाया गया। अब बात करते हैं भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन ये कब शुरू हुआ था? तो 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को। 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ओके, भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो हमारा बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी आंदोलन या घटनाएं थी, वो वाला टॉपिक तो समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद भी एक टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन देखने को मिलता है आपके एग्जाम में। ये किस प्रकार के हैं? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे, यानी किसके द्वारा कौन से नारे दिए गए थे या कौन से शब्द बोले गए थे, उसके बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। जैसे जैसे इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। वैसे ही दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? हे राम का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो ये सारा नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ओके, जय हिंद, जय हिंद किसने कहा था? तो जय हिंद ये सुभाष चंद्र के नारा थे। जय हिंद सुभाष चंद्र के वचन थे। ओके, पूर्ण स्वराज या आराम हराम है, ये किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज शब्द जवाहरलाल नेहरू के देन थे। आराम हराम है, ये भी जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था। वेदों की ओर लौटो, वेदिक की ओर लौटो, ये किसने कहा था? तो वेदों की ओर लौटो। वेद, वेद तो जानते हैं 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन्हीं वेदों की बात की जा रही है। तो वेदों की ओर लौटने की बात किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। उन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। अब बात करते हैं जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कब दिया था? 1965 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था, तो उसी समय ये जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को, ये किसने कहा था? तो मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने कहा था कि मारो फिरंगी को, ये मंगल पांडे के वचन थे। अब बात करते हैं जय जगत। जय जगत किन के शब्द थे? तो ये विनोबा भावे के शब्द थे। विनोबा भावे के शब्द थे। ठीक है, जय जगत। कर मत दो, कर मत दो किसने कहा था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि कर मत दो किनको? तो अंग्रेजों को, अंग्रेजों को कर मत दो। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये किनके वचन हैं? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद के वचन हैं। श्यामलाल गुप्ता पार्षद के ये वचन है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम शब्द किसने दिया था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गढ़ा था। जनगण मन अधिनायक की जय है, ये किनके हैं? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के, हालांकि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है और उसकी रचना इन्होंने ही किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। साम्राज्यवाद का नाश हो, किसने कहा था? साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह ने कहा था। साम्राज्यवाद का नाश,
हालांकि उस समय जो अंग्रेज हुआ करते थे उस साम्राज्यवाद का इस तरह से विस्तार कर रहे थे पूरी दुनिया में, उसी को नाश करने की बात की गई थी भगत सिंह के द्वारा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। ओके, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं कातिल में है। ये किसने कहा था? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। राम प्रसाद बिस्मिल के ये शब्द थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ये किसने कहा था? तो इकबाल, ये इकबाल के शब्द थे। ओके, ये इकबाल के शब्द थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किनके नारा थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस के नारा थे, सुभाष चंद्र बोस के। ओके, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय। जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उस दिन लाला लाजपत राय के द्वारा उसका विरोध किया जाने लगा था, और विरोध के दौरान ही इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। उसी दौरान इन पे अंग्रेजों के द्वारा लाठी चार्ज कर दिया जाता है, और लाठी चार्ज के दौरान ही ये बुरी तरह घायल हो जाते हैं, और कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, तो साइमन कमीशन वापस आओ का नारा इन्होंने ही दिया था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स, कौन जिएगा अगर इंडिया ही मर जाएगा? तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये जवाहरलाल नेहरू के शब्द थे। ओके, ये जवाहरलाल नेहरू के शब्द थे। अब बात करते हैं, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, ये किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के ऊपर जब लाठियां बरसाई जा रही थी उसी दौरान उन्होंने कहा था कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेज शासन के ताबूत की कील साबित होगी। ओके, ये लाला लाजपत राय के शब्द थे। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उससे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। ये किनके शब्द थे? ये थे अबुल कलाम आजाद के, ये अबुल कलाम आजाद के शब्द थे। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये भगत सिंह के शब्द थे। ये भगत सिंह के शब्द थे कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।